Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of GN वर्मन और हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑब्वियसली हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इंटीग्रेशन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग 2094 तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग इसके आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला प्रॉब्लम है आज का। तो लास्ट वीडियो में हम लोग इस तरह का जो प्रॉब्लम आया था जिसमें हमारा साइन और कॉस का इवन पावर हुआ करता था, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो z इज इक्वल टू टेन एक्स रखना होगा। उससे पहले एक और चीज हम बताए थे कि अगर हम सिर्फ इसको ऐसे रखें और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम लोग क्या करें कि इसको हम लोग tan में कन्वर्ट करें। पहले dx और साइन को अगर हम साइन 4x और इसके नीचे हम क्या करते हैं cos 4x लिख लेते हैं। तो इसको कंपनसेट करने के लिए एक cos 4x लिखना पड़ेगा और पहले से हमारे प्रॉब्लम में cos 4x है। तो अब ये tan में कन्वर्ट हो गया और ये सेक है, और इवन पावर जब तक सेक में है तब तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक 8x डिवाइडेड बाई tan 4x dx। इसको थोड़ा सा अगर जैसे हम जो सपोज कर रहे थे z इज इक्वल टू टेन एक्स, तो अगर हम dz लिखते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। इसको हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं सेक 6x सेक स्क्वायर एक्स dx और नीचे में क्या tan 4x। ठीक है, हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स जो है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हम इस चीज को अगर इसमें डालें तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स और इसका होल क्यूब, और ये सेक स्क्वायर एक्स dx और नीचे में tan 4x। देखिए अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हम tan में सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो हम अपने सारे टर्म को tan या सेक में डालते हैं और सेक से फिर वापस हम tan में ला रहे हैं। सेक एक हमको चाहिए था डेरिवेटिव के साथ, तो उसको हम निकाल लिए। अब जो भी बाकी सेक बचा है उस सेक को हम वापस फिर tan में ले जा रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो हमको क्या लिखा गया था, सेक स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx और नीचे में क्या हो जाएगा tan 4x। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और इसका होल क्यूब, और नीचे में क्या हो जाएगा tan 4x और इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। इसको हम क्या करते हैं 1 प्लस, हमको पता है tan x को हम z माने थे, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर और इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा z4 dz। अब तो हमारा प्रॉब्लम एकदम अल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो गया, और अल्जेब्रिक में भी बहुत इजी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, एकदम सिंपल सा है। इसको हम लोग 1 प्लस इसका, हमको वैसे सबको पता होगा लेकिन हम लिख देते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो हम वही करते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा 1 और b तो हो जाएगा 3z स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z4 और प्लस z6 डिवाइडेड बाय z4 dz। ठीक है, इसको अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन z4 dz प्लस 3 को बाहर निकाल लेते हैं 1 अपॉन z स्क्वायर dz और प्लस 3 लिखते हैं तो ये हो जाएगा सिंपली dz और प्लस ये हो जाएगा z स्क्वायर dz। ठीक है, इसको हम एक लाइन यहां और लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा z का पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1 प्लस 3, और इसमें हो जाएगा z का पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3z और ये हो जाएगा z क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब इस चीज को अगले पेज पे रिराइट करके फाइनल टच देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा z का पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 प्लस 3 है
+3 जेड का पावर -2 +1। वैसे हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx जो होता है वो -1/x होता है। बस हम लोग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, अदरवाइज हमको पता है कि आपको ये सब पता है। 3z प्लस z³ अपॉन 3 प्लस सी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये -1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा z³, ये भी हो जाएगा -3/x और ये हो जाएगा +3, सॉरी z है, ये सारा z है, 3z और प्लस z³/3 प्लस सी। जैसा कि जीएन वर्मन में कहा जाता है कि निगेटिव टर्म को हम लोग दूर रखेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव टर्म है उसके तरफ से शुरू करते हैं, z³/3 प्लस 3z -3/z माइनस 1 इसको 1/3 अलग अलग लिखने से अच्छा है कि 3z³ कर दें और प्लस सी। ठीक है, अब हमको पता है क्या है, z = 10x है, तो हम ये वैल्यू इसमें सब में डाल देंगे। तो क्या करेंगे, 10³/3 प्लस 3 10x माइनस 3/10x माइनस 1/3 10³ x प्लस सी। अब देखिए ये और ये इस एक जैसा लग रहा है, इसको हम क्या करते हैं 1/3 10³ x, इसको -1/3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा cot³x, और उसमें से अगर 3 10x माइनस 3 क्या हो जाएगा cot x प्लस सी। एक लाइन और हम लिख लेते हैं, 1/3 कॉमन ले लेते हैं, इसको हम इससे आगे भी थोड़ा बहुत कर सकते, लेकिन हमको इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा cot³ x और प्लस 3 10x माइनस cot x प्लस सी। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो एक स्टेप और बढ़ा सकता है, AQ - BQ का फॉर्मूला लगा देगा, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारा यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 3 है, तो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, हम इसको यहाँ पॉजिटिवली छोड़ सकते हैं और इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा, तो हम लोग इसको यहीं पे रहने देते हैं। ये हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है। इसको देखिए, ये प्रॉब्लम अपने आप में, जैसे हम लोग पहले फॉर्म भरे थे कि जब हमारे पास साइन या कॉस का ऑड पावर हो, तो उस केस में हम साइन या कॉस को लेते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे ही हम बेसिक लेवल से जैसे ही सब्स्टिट्यूशन में इंटर करे थे, तो हम लोग देखे थे कि कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो, अगर उसका किसी जो कॉम्प्लेक्स टर्म है उसका अगर डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो हम उस कॉम्प्लेक्स टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे और डेरिवेटिव से के बाद उसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हम इतना मैच्योर हो चुके हैं, मतलब हम लोग 1676 नंबर प्रॉब्लम से शुरू करे थे, तो लगभग 300 से ज्यादा प्रॉब्लम, 400 के आसपास प्रॉब्लम हमारा हुआ होगा। तो इसका डेरिवेटिव जो है हम देख सकते हैं कि अगर हम लेट z = 1 माइनस कॉस एक्स अगर ले लेते हैं, तो dz जो होगा वो माइनस, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स dx, यानी कि ये हो जाएगा साइन एक्स dx। तो अगर ऊपर में हमारे पास साइन एक्स dx ऑलरेडी है, 1 माइनस कॉस एक्स को z ले लिए, तो ये प्रॉब्लम तो हमारा एकदम से सिंप्लीफाई हो गया। इससे सिंपल प्रॉब्लम कुछ हो नहीं सकता है, 1/z² है। 1/z² का हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -1/z प्लस सी। इसको हम लिख सकते हैं c - 1/1 माइनस कॉस एक्स। आंसर, इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, हम लोग को बचपन में एक फॉर्मूला सिखाया गया था, cos 2 थीटा = cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को लिखा गया था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसी को लिखा गया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा अगर हम निकलना चाहे, 1 माइनस cos 2 थीटा अगर इस फॉर्मूले से, तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे x है, तो इसको हम चाहें, यहाँ हमारा प्रॉब्लम वेल एंड गुड है, आप चाहें तो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं,
लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा दिलचस्पी है और आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पसंद है तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ पे एक्स है तो आधा हो जाएगा, 2 थीटा से थीटा हो जाता है। ये आंसर हो गया। या इसी को हम लिख सकते हैं सी माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये आप पे डिपेंड करता है कि इस तीनों में से आप कहाँ पे छोड़ते हैं। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे डन है, तो प्रॉब्लम अगर सॉल्व सिर्फ करना है तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे, अगर एक्सप्लेन हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये तीनों चीज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग दो अलग अलग अप्रोच से बना सकते हैं। हम आसान वाला हम बनाते हैं और मुश्किल वाला आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मुश्किल वाला अप्रोच पहले आसान वाला हम कर लेते हैं और मुश्किल वाला हम आपको बताएंगे कि कैसे अप्रोच करना है, और उस पर आप अपना दिमाग लगा के देखिए या उसको पेन डाउन करके भी देखिए, लिख करके देखिए कि आप वैसा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और फिर आपको रियलाइज होगा कि जो हम बता रहे हैं वो बहुत आसान मेथड है और हम आपको जस्ट ज़्यादा मेहनत दे दिए। तो जैसे जिसका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होता है वो इस सब चीज़ से भागता नहीं है, उसको मज़ा आता है, मतलब उसको लगता है कि इसको ऐसे के बदले अगर ऐसे करेंगे तो क्या क्या होगा। और वो आपको एक बहुत मतलब प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में तो भले ही फ़ायदा ना करे लेकिन किसी और प्रॉब्लम में उसका फ़ायदा होगा, आपको नया इंसाइट डेवलप होगा और आपको सोचने का, प्रॉब्लम सोचने का मतलब तरीका डेवलप होगा उससे। तो हम इसीलिए हम बताएंगे, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि ये करके देखिए और उसके बाद आपका क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले पेज में भी हम जो लिखे थे cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग लिखे थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे हमारा एक और फॉर्मूला बनता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इस टर्म को हम इससे इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर को इधर कर देंगे, कॉस को इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग बेसिकली इसी दो फॉर्मूले को यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में, और इससे हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम बहुत स्मूथली मतलब सेल करता है, स्मूथली हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो cos x को हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर और dx, यहाँ ब्रैकेट यहाँ भी लगा देते हैं चूंकि डिफरेंस है। अब इसको हम लिखेंगे तो उस ऊपर में क्या है, cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और नीचे में क्या आ जाएगा 4 साइन 4 एक्स अपॉन 2 dx। अब एक काम करते हैं, 1/4 को बाहर ले लेते हैं और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन 4 एक्स अपॉन 2 एक्स अपॉन 2 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। ऊपर में 2 है नीचे में 4 है तो दो दो कट जाएगा। इसको हम एक स्टेप और अगर आगे बढ़ाएं तो लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन, और ऊपर वाले टर्म का क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इसमें से एक एक साइन स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और एक बच जाएगा, 4 है नीचे, दो दो इधर बचेगा, उसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx माइनस 1/4, और ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और ये भी dx। अब हमारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया, क्योंकि इसको अगले पेज पे पहले ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लटर्ड हो जाएगा। 1/4 इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एक सेकंड चेक कर लेते हैं कहीं पे कॉट मिस गलती से नहीं लिखा है कुछ गड़बड़, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कॉट स्क्वायर, आप जब पेज वगैरह चेंज करते हैं तो कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को कॉट स्क्वायर लिख देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मतलब गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx माइनस 1/4, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx।
अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अगर इसको जेड मानते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू कॉट एक्स। देखिए इसको हमको कोई मानने की जरूरत नहीं है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको तो हम लोग कोसेक को डायरेक्ट माइनस कॉट एक्स लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स जो होता है, यहाँ एक्स अपॉन टू है तो एक्स अपॉन टू होगा, और एक्स में हाफ से मल्टीप्लाइड है तो हाफ से डिवाइड हो जाएगा, वो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है। तो इसको अगर हम कॉट एक्स अपॉन टू लेते हैं तो डीजेड क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू इंटू हाफ हो जाएगा। ये हाफ dx के साथ आया था, मतलब इसको यहां भी ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये हाफ एक्स अपॉन टू के साथ नहीं था, पूरे टर्म के साथ था, इंटू dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स। अब वहां पे कोसेक है तो हम एक ऐसा काम कर सकते हैं कि माइनस टू डी जेड लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू और डी एक्स। अब हम इसको क्या करते हैं, वन अपॉन फोर, और ऊपर में हमारे पास क्या आ जा रहा है, माइनस टू आ रहा है, इंटीग्रेशन, और डी जेड अंदर रहेगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा डी जेड। ठीक है, और माइनस वन अपॉन फोर, अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाइड है। तो हम लोग को पता है कि जब भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, जैसे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म अगर यहाँ के लिए बोला जाए तो हमको क्या पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, माइनस कॉट एक्स डी, कॉट एक्स प्लस सी। चूंकि x के साथ हाफ मल्टीप्लाइड है तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो जो x का मल्टीप्लायर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। इसका जस्ट रिवर्स डिफरेंशिएशन में यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, x के साथ मल्टीप्लाइड हाफ है, तो डिफरेंशिएशन वाले केस में जब डिफरेंशिएट करते हैं, चेन रूल लगाते हैं, तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, जो x का मल्टीप्लायर होता है इंटीग्रेशन में उसका अपोजिट होता है। और क्यों होता है वो आप जानते हैं, जब हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी टर्म मल्टी एक्स का मल्टीप्लायर में होता है, डेरिवेटिव आने के बाद वो डिवीजन में आ जाता है। तो वही चीज है, वो रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, वो आपको पता है, मतलब अनकॉन्शियसली पता है। भले कोई अगर आपसे पूछे कि ये कैसे हो रहा है तो आप उसको मुंह से समझा नहीं पाए कि ये इस कारण से हो रहा है, लेकिन आपको अंदर अंदर पता होता है कि हाँ ये ऐसे होता है, बोलने में हो सकता है दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसको एक एक स्टेप और आगे लेके चले तो माइनस हाफ, और ये क्या हो जाएगा, जेड क्यूब अपॉन थ्री, माइनस ये फोर से क्या हो जाएगा, ये टू कट जाएगा, माइनस वन अपॉन टू, और एक और माइनस मिलके प्लस कॉट एक्स अपॉन टू प्लस। तो एक बार और लिखते हैं, जेड का वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉट क्यूब एक्स अपॉन टू अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन टू कॉट एक्स अपॉन टू प्लस सिक्स। अब जो हमारा परंपरा है, चूंकि पहला टर्म माइनस नहीं रखेंगे तो हम लोग लिखेंगे वन अपॉन टू कॉट एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन सिक्स कॉट क्यूब एक्स अपॉन टू प्लस सिक्स। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, इस प्रॉब्लम को देखते हैं, cos 6x। तो हम लोग को बताया गया था कि जब साइन या कॉस का अगर इवन पावर हो, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था साइन एम एक्स और साथ में कॉस एन एक्स डी एक्स, उसमें कहा गया था कि अगर m जीरो हो तो साइन वाला टर्म हमारा खत्म हो गया, और n अगर इवन इंटीजर हो, इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, इवन हो और पॉजिटिव हो, तो उस केस में हम लोग इसको मल्टीपल एंगल में लेके चलेंगे। मल्टीपल एंगल का क्या, दो फॉर्मूला हमारे पास मल्टीपल एंगल का है। चूंकि पावर cos 6 है तो हम लोग क्यूब में भी जा सकते हैं और स्क्वायर में भी जा सकते हैं, जो कॉन्वीनियंट हो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम दोनों फॉर्मूला लिखते हैं और दोनों को हम लेके, मतलब एक को लेके चलेंगे और एक आप अपने मन से कर लीजिएगा। अच्छा, पिछले प्रॉब्लम में हम एक चीज बताना मिस कर दिए, तो जब लेक्चर खत्म होगा उस टाइम में हम एक बार बता देंगे कि उसको कैसे दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, और वो आप लोग होमवर्क में रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे साइन 3 थीटा का होता है 3 साइन माइनस 4 साइन क्यू है, और उसका जस्ट उल्टा होता है, देखिए साइन 3 थीटा का होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कॉस का होता है 4 कॉस क्यू थीटा
माइनस 3 कॉस थीटा। अब इससे क्या होता है कि इससे अगर हम क्यूब का टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं जस्ट इन केस कि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता हो, तो ये अगर नहीं पता है तो हम इससे सिंपल, जैसे क्या होता है, हम मैथमेटिक्स में बहुत, हम जब भी वीडियो मतलब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो ये हमेशा बोलते हैं, और मैथमेटिक्स छोड़ दीजिए, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में या अप्लाइड साइंस, कहीं भी, अप्लाइड साइंस थोड़ा अलग है, इंजीनियरिंग के फील्ड में खासकर बोलेंगे, तो आप जितने कम टूल और सिंपल टूल से किसी चीज प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है रेदर की कॉम्प्लेक्स तरीके से किसी चीज को सॉल्व करना। तो हम उसी मतलब उसी भावना से अगर हम इस चीज को अगर हैंडल करें तो हम सिंपली कॉस टू थीटा का फॉर्मूला तो हमको हमेशा मतलब दिमाग में रहता ही है, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को अगर हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, इसी को लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू ए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू ए अपॉन टू। अब देखिए, ये फॉर्मूला तो हम मोर और लेस सबको पता होता है, और इसी को हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं। हम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब डी एक्स, इसको अगर हम लिखते हैं तो हो जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स का अपॉन टू का होल क्यूब डी एक्स। इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन एट। अगेन आप चाहते तो यहाँ पे क्यूब से भी जा सकते हैं, और हो सकता है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा और कम पड़े। जैसे हम लोग या तो क्यूब में जाएंगे तो पहले क्यूब में करेंगे तो अगली बार हमको स्क्वायर वाला यानी कि cos 2a यूज करना पड़ेगा, और अगर cos क्यूब पहले कर स्क्वायर पहले करते हैं तो हम लोग को cos 3a बाद में यूज करना पड़ेगा। तो एक तरह से हमको दोनों ही फॉर्मूला दिमाग में इस क्वेश्चन के लिए रहना चाहिए, बट कोशिश करेंगे हम कि अगर इजी और सिंपल फॉर्मूला से अगर हमारा काम बन जाए हम उसी को चूज करना पसंद करें। ठीक है, तो आप अगर मतलब यहां से आगे बढ़िएगा अपने आप इनसाइड डेवलप होते जाएगा। वन अपॉन एट वन प्लस कॉस टू एक्स का होल क्यूब डी एक्स। ठीक है, एक लाइन और लिख लेते हैं इसमें हम, वन अपॉन एट इंटीग्रेशन वन प्लस कॉस क्यूब टू एक्स प्लस थ्री कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री कॉस, देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए, ये ए बी स्क्वायर हो गया। एक काम कर, इसको स्क्वायर यहाँ रख लेते हैं और इसको, दोनों एक चीज है, अगर हम ए स्क्वायर को पहले रखते तो वो बाद में होता, लेकिन थोड़ा सा हम जो फॉर्मूला जिस पैटर्न में याद करते हैं, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो हम चाहते हैं कि उसी पैटर्न में रखें, ताकि जो लोग मतलब फॉर्मूला वगैरह को अच्छे से बाय हार्ट नहीं कर पाए हैं या जो उसको अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, उनको ये दिमाग में नहीं लगे कि ये उल्टा फॉर्मूला क्यों यूज कर लिए हैं। वैसे हमको नहीं लगता है कि इतना मतलब किसी को दिक्कत होगा। ठीक है, dx। अगले पेज पे चलते हैं, एक एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको रीराइट कर लेते हैं, वन प्लस कॉस क्यूब, या कॉस क्यूब को बाद में भी लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं, कॉस क्यूब टू एक्स प्लस थ्री ए बी, थ्री ए स्क्वायर यानी थ्री वन का स्क्वायर वन, और बी यानी कॉस टू एक्स प्लस थ्री कॉस स्क्वायर टू एक्स। ठीक है, dx। अब हमको पता है कि cos थ्री थीटा बराबर होता है फोर, सॉरी, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री, सॉरी, थ्री कॉस थीटा। तो हम लोग यहां से अगर कॉस क्यूब को निकालें तो फोर कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू थ्री कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस थ्री थीटा, और कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू थ्री कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा होल अपॉन फोर। ठीक है, इस चीज को हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे, वन अपॉन एट डी एक्स प्लस वन अपॉन एट कॉस क्यू टू एक्स, सॉरी,
फॉर्मूला हम जान के थीटा में लिखे हैं ताकि आपको पैटर्न समझ में आए। सेम लिखने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हम उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम वैसा नहीं लिखे हैं। cos 2, इसमें तो कुछ करना नहीं, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 3/8, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx। अब हम क्या करते हैं, जो जो फॉर्मूला हमको यहाँ लगाना है उसको हम लगाते हैं। यहाँ पे cos 2x है तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। पिछले पेज में भी हम इसको डिस्कस करे हैं, आप उसको वहां से रिकैप कर सकते हैं। तो 1/8 x हो गया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/8, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 cos 2x प्लस cos 6x प्लस cos 6x और डिवाइडेड बाय कितना 4 dx, प्लस इसका तो हम लोग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/8, और इसका हो जाएगा sin 2x और अपॉन 2, और प्लस 3/8, और इसको अगर देखें तो हम लिख सकते हैं cos, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx। एक लाइन और हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 x प्लस 1/8, इसको 32 कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 3 cos 2x प्लस cos 6x dx प्लस 3/16 sin 2x प्लस 3/16 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x dx। ठीक है, अब इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। थोड़ा सा लंबा चीज है तो इसको हम लोग आराम से लिखेंगे ताकि कोई गलती इसमें नहीं हो। तो क्या लिखेंगे 1/8x प्लस इंटीग्रेशन 1/32 इंटीग्रेशन 3 cos 2x प्लस cos 6x, ठीक है, dx, और उधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/16 sin 2x प्लस 3/16 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब इसको लिख लेते हैं 3/32 इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस 1/32 cos 6 dx प्लस 3/16 sin 2x प्लस 3/16 dx प्लस 3/16 cos 4x dx। तीन बट्टा 32, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अच्छा पहला टर्म में है, ठीक है ठीक ठीक, इसको हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस 1/32, ये हो जाएगा साइन 6x अपॉन 6, ये हो जाए, ये तो पहले से ही 3/16 साइन 2x है, और एक ये टर्म आ जाएगा हमारा, एक ये टर्म एक जगह आ जाएगा, ये 3/16x बचेगा प्लस 3/16 और साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसको हम खाली रीअरेंज कर देते हैं, तो x वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 16, और ऊपर में 2 प्लस 3, ये हो जाएगा पहला टर्म। साइन 2x, साइन 2x यहाँ है और यहाँ है,
दोनों का एलसीएम हो जाएगा 64, और यहाँ पे क्या है 3 प्लस, और यहाँ पे क्या है 4 3 जा 12, ठीक है। ये हो गया साइन 2x प्लस साइन 4x, अगर देखा जाए तो 3 अपॉन प्लस साइन 6x, तो ये हो जाएगा प्लस से। इसको अगर एक लाइन में और लिखते हैं तो हम लिख देंगे 5/16 x प्लस 15/64 साइन 2x प्लस 3/64 साइन 4x प्लस 192 साइन 6x प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, और ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर इसमें से हम कुछ कॉमन वगैरह लेके फिर से हम अगर अरेंज करें तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज ये सिंपलेस्ट भी है और अच्छा भी है, क्योंकि ये साइन के मल्टीपल में है, और मल्टीपल में जो है समझना स्क्वायर से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप आंसर को इस फॉर्म में रखें। वैसे अगर ऑप्शन में अगर कुछ अलग हो तो आप इसको सिंप्लीफाई करके उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। cot 4x, ठीक है। इसको देखिए, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म प्रॉब्लम है। cot स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स dx, इसको हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, cot, इसको लिखेंगे cot स्क्वायर एक्स, और इधर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। देखिए हमको पता है, इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, cot स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस cot स्क्वायर एक्स dx। इसको एक लाइन और लिखेंगे। देखिए हमको पता है इसको या तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक होता है, तो अगर चाहे मान लेते हैं लेट जेड इज इक्वल टू कॉट एक्स डी जेड इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जो पहले वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर और डी जेड, लेकिन उसमें माइनस लग जाएगा, और माइनस, और कॉट स्क्वायर को इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। जेड जो है सब्स्टिट्यूशन हम सिर्फ पहले पार्ट के लिए किए हैं, बाकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसको अगर हम फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो हमारा एक तरह से रिडंडेंट हो जाएगा, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम उसको कर रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस जेड क्यूब अपॉन 3, और माइनस ये देखिए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन dx। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, और इसको पहले रीराइट ही कर लेते हैं, माइनस जेड क्यू अपॉन 3 और माइनस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और प्लस dx। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, एकदम यही है। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस जेड क्यू अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी। हमारा जेड क्या है, जेड हमारा है कॉट एक्स, तो हम लोग लिखेंगे कॉट एक्स माइनस 1/3 कॉट क्यूब एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। वैसे भी ये थोड़ा सा आसान प्रॉब्लम है भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे सोशल मीडिया हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैथमेटिक्स सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।